इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई उपस्थित हूँ अपने नए प्रोजेक्ट के साथ। आज का हमारा टॉपिक है आय निर्धारण से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। नमस्कार। और आप ठीक हैं? परीक्षा की तैयारी करते रहिए। इस बार सुनने में आ रहा है यूपी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर में होंगे। 1 घंटे का पेपर आपका हो सकता है। अब जो भी हो, ये तो सिर्फ संभावना मात्र है, अभी कोई डिक्लेरेशन तो खास है नहीं, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा की तैयारी आपको जारी रखनी चाहिए। और इसीलिए चूंकि हम ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे, हो सकता है कि पूछे जाएं, तो इसलिए हमने भी लघुत्तरीय प्रश्नों को अपने पाठ्यक्रम में पुनरावृत्ति में सम्मिलित कर रहे हैं। ठीक है। आय निर्धारण से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों में कुछ चुनिंदा प्रश्न आपके सामने हैं और सबक क्या आपको नजर भी आ रहे होंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, अनैच्छिक बेरोजगारी से क्या अर्थ है। देखिए, बेरोजगारी का तात्पर्य होता है कि जब व्यक्ति को काम करने के लिए काम ना मिले, ऐसा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। काम करना चाह रहा है लेकिन काम नहीं है, तो उसको बेरोजगार कहते हैं। अब बेरोजगारी तो अनेक प्रकार की होती है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है अप्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, ठीक है, पूर्ण या आंशिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं। चलिए, मैं एक साथ ही सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अदृश्य बेरोजगारी या अप्रच्छन्न बेरोजगारी। अप्रच्छन्न का अर्थ होता है छिपी हुई, ठीक है। अप्रच्छन्न लिख देता हूं यहां। अप्रच्छन्न बेरोजगारी, आप लिख लीजिए बेरोजगारी इसके सामने। तो अप्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात अदृश्य बेरोजगारी, ये बहुधा कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक परिवार होते हैं, वहां आवश्यकता से अधिक लोग जब एक कृषि के टुकड़े पर खेती में लगे हों, तो ऐसे में जो अतिरिक्त वहां पे लोग लगे हैं, जो अतिरिक्त व्यक्ति वहां काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। ठीक है। जैसे एक किसान के घर में वो है और उसके 3 पुत्र हैं, तो वो 3 पुत्र जो हैं उसके, उनमें से एक ही बहुत है उसके लिए काम करने के लिए। उसके पास मान लीजिए 6 एकड़ जमीन है या 8 एकड़ जमीन है, तो 2 लोग पर्याप्त हैं उस पर खेती करने के लिए। खेती से संबंधित कोई भी क्रिया करने के लिए 2 लोग पर्याप्त हैं। अब ऐसे में अगर वहां उसके 2 पुत्र और जो हैं वो भी वहीं लगे हुए हैं, तो मालूम पड़ा वो भी कार्य में लगे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2 लोगों का जो उत्पादन है वो उतना ही है जितना 5 लोगों का उत्पादन है, और ऐसे में वो लोग बेरोजगार हैं किंतु दिखाई नहीं देते। ऐसी बेरोजगारी को हम अप्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। एग्जाम में आ सकता है अप्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। दूसरी बात, आंशिक और पूर्ण बेरोजगारी। आंशिक बेरोजगारी या किसे कहते हैं, आंशिक बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी।
ऐसा होता है कि जैसे करेशर है, करेशर जहाँ करने से चीनी बनती है या गुड़ बनता है कोल्हू पर। आपके गांव में कोल्हू है और आपने देखा होगा वहां गुड़ बनाते हैं लोग। 6 महीने वो काम कर रहे होते हैं और 6 महीने के बाद वो लोग जो है खाली होते हैं। ठीक है, 6 महीने के बाद वो खाली होते हैं। जब तक गन्ना रहता है तब तक गुड़ बनता रहता है, उसके बाद गन्ना खत्म हो जाता है तो कोल्हू भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो 6 महीने उनको काम मिल रहा है, 6 महीने काम नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोगों को आंशिक बेरोजगार या मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। यही बात करेसर के संबंध में, यही बात चीनी मिल के संबंध में। चीनी मिल में सैकड़ों लोग लगे हुए होते हैं जो सीजनल होते हैं और 6 महीने उनके लिए काम होता है, 6 महीने काम नहीं होता तो उनको, है ना, मौसमी बेरोजगार। ठीक, पूर्ण बेरोजगार जिनके लिए कोई काम ही नहीं है, ऐसे लोगों को पूर्ण बेरोजगार माना जाता है। समझ गए? यहां अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब कार्य करने के पीछे ये तो बहुत पिटाई करता हूं मैं। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब कार्य करने के इच्छुक यानी वर्तमान मजदूरी दर पर श्रमिक कार्य करने के लिए तत्पर है लेकिन उसे कार्य करने के लिए नहीं है या उसे कोई काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे व्यक्ति को अनैच्छिक बेरोजगार यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा नहीं है फिर भी उसको बेरोजगार रहना पड़ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग शहरों में किसी विशेष स्थान पर एकत्रित होते हैं मजदूरी करने के लिए और वहां बहुत सारे लोग पहुंचते हैं जो उन्हें अपने साथ काम करवाने के लिए ले जाते हैं। फिर भी वहां पर 10, 20, 50 लोग ऐसे बच जाते हैं जिनको कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता। ऐसे लोग कार्य करने के लिए तैयार थे लेकिन उनके लिए काम नहीं है, तो ऐसे लोगों को बेरोजगार कहा जाता है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके एग्जाम में आ सकता है पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं? पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे टेंस के लिए। ठीक है, जब कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य होता है और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कार्य नहीं करना चाहते। कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य होता है लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कार्य करना ही नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को बेरोजगारी नहीं माना जाता और ये है कहा जाएगा कि पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार यानी कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए जब काम होता है और 2-4% लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी कारणवश काम करना ही नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को बेरोजगार नहीं मानते और हम ये कहेंगे कि पूर्ण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं मानते। ऐसे लोग कौन हो सकते हैं 2-4%? जैसे मान लीजिए किसी के बाप ने, दादा ने बहुत बड़ी जायदाद उनके नाम छोड़ दिया, लाखों करोड़ों रुपए उनके, उन्हें कमाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, जिंदगी भर बैठ कर आराम से खा सकते हैं। एक ऐसे लोग या ऐसे लोगों को जो आलसी है, निकम्मे हैं, ठीक है, उनको बेरोजगारी। तो अनैच्छिक बेरोजगारी बताया मैंने आपको, पूर्ण रोजगार भी बताया किसे कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी भी बताई, है ना, शैक्षिक और अशैक्षिक बेरोजगारी। जब शिक्षित लोग बेरोजगार होते हैं तो शैक्षिक बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है, बेरोजगारी के अनेक स्वरूप होते हैं। अशिक्षित लोगों की बेरोजगारी अलग होती है, शिक्षित लोगों की बेरोजगारी। शिक्षित लोग जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो कि MA हैं, BA हैं,
जिन्होंने कोई डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, वकालत कर रखी है या अन्य किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा ले रखा है, ऐसे लोगों की बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। और जो मतलब जो कार्यकुशल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसे लोगों की बेरोजगारी को अशिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की प्रचलित वर्तमान दर पर काम करने को तैयार है किंतु उसके लिए काम नहीं है, ऐसे लोगों को अनैच्छिक बेरोजगार कहते हैं। स्थितिक अंतराल को परिभाषित कीजिए। इस स्थितिक अंतराल, स्फीति कारक अंतराल, स्फीति इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, उस यानी उस वो स्थिति है वह यह अत्यधिक मांग का परिणाम, जब बहुत ज्यादा मांग होती है उसका परिणाम होता है। और यह आधिक्य होता है, एक आधिक्य है, अर्थात यह एक आधिक्य है, अधिक मात्रा है इसकी मांग की, जो कुल मांग के पूर्ण रोजगार स्तर के उत्पादन की कुल पूर्ति अधिक होने के कारण, मतलब यह होता है ना कि जितना माल उत्पादित हुआ है एक वर्ष में वो अधिक है उस उत्पादन से अधिक है मांग। समझ गया? इसको हम स्फीतिक अंतराल है ना, कुल पूर्ति अधिक होने के कारण यह अंतराल पैदा होता है। ठीक है, स्फीतिक अंतराल कहलाता है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, समग्र पूर्ति किसे कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। एक तो सामान्य मांग वक्र होता है, आपने देखा होगा बाएं से दाएं पे नीचे की ओर गिरता हुआ। ठीक है, कैसा होता है? ऐसा सामान्य मांग वक्र होता है, इस तरीके से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो फंक्शन है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ADF, इसको आप कुल मांग की क्रिया भी कहते हैं, कुल मांग फलन भी कहते हैं। वस्तु और सेवाओं की अर्थव्यवस्था में संपूर्ण मांग जो होती है उसके योग को, है ना, समग्र मांग फलन कहते हैं। ठीक है, और समग्र पूर्ति फलन वस्तु और सेवाओं की, इसको हम कहेंगे ASF, समग्र पूर्ति फलन, कुल पूर्ति क्रिया फंक्शन, कुल यानी पूर्ति फलन, कुछ भी कह सकते हैं ना, मतलब वस्तु और सेवाओं की एक अर्थव्यवस्था में समस्त आपूर्ति समग्र मांग कहलाती है, समग्र पूर्ति कहलाती है। याद रखिए, ये समग्र समग्र पूर्ति की परिभाषा। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु सेवाओं की समस्त आपूर्ति ही समग्र पूर्ति कहलाती है। आभावी मांग मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया। अब यह है पूर्णांक का सूत्र। अभावी मांग का क्या अभिप्राय है? चलिए इसको भी सुनिए एक बार फिर से। समग्र मांग पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति से कम रह जाए। समग्र मांग, अब देखें ना, मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर गिरता है, लेकिन समग्र मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर नहीं गिरता, वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है और शून्य भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको ऐसे देखिए, ये शून्य भी नहीं हो सकता और ऊपर को चढ़ते हुए होता है ऐसे। ये है ADF। ये उन मात्राओं के सामने होता है जिससे अर्थव्यवस्था के सभी साहसी
है ना, एक रोजगार के दिए हुए स्तर पर, रोजगार आय के दिए हुए स्तर पर अपनी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने की आशा करते हैं। ये मैं आपको परिभाषा इसकी बता चुका हूँ। समग्र मांग फलन उन राशियों की सारणी होता है जिन्हें अर्थव्यवस्था के सभी साहसी रोजगार के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने की आशा करते हैं। और ये शून्य नहीं हो सकता कि ऊपर कुछ होता वो होता है, एक समय के बाद ये गिरने लगता है। और ये जो है समग्र मांग फलन और पूर्ति, समग्र पूर्ति फलन, ठीक है, पूर्ण रोजगार के बिंदु से पहले अगर मांग है, ठीक है, समग्र मांग पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति से कम होती है, ठीक है, समग्र पूर्ति एग्रीगेट डिमांड सॉरी सप्लाई फंक्शन। समग्र पूर्ति फलन उन राशियों की सारणी कहलाता है जो अर्थव्यवस्था के सभी साहसी एक दिए हुए रोजगार तथा आय के स्तर पर अपनी वस्तु को बेचकर प्राप्त करना ही चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब उतना उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वो उस रोजगार के स्तर को नहीं दे पाए, उसको समग्र पूर्ति फलन कहते हैं। ये यहां से शुरू होगा बेटा, ठीक है, ए डी ए एस एफ होता है। ई बिंदु जो है, ये बिंदु ये होता है संतुलन बिंदु, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। इस बिंदु को हम प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहते हैं। प्रभावपूर्ण मांग या प्रभावी मांग का बिंदु, और इस बिंदु पर ही ये रोजगार अर्थात एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और आय, ठीक है, और यहां पर आपको लिखना पड़ता है विक्रय प्राप्तियां। के रोजगार सिद्धांत में प्रभावपूर्ण मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसपे अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग के दो तत्व होते हैं, एक एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, दूसरा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। याद हो जाना चाहिए। ये प्रभावपूर्ण मांग के दो निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? समग्र पूर्ति फलन, समग्र मांग फलन। जहां पर समग्र मांग फलन और पूर्ति फलन एक दूसरे को काटते, वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से सुनते रहना। गुणक का सूत्र लिखिए। गुणक का सूत्र होता है K बराबर 1/1 माइनस MPC, ठीक है, ये गुणक का सूत्र है। गुणक क्या है? गुणक की परिभाषा लिखिए। मतलब यह है ना कि जब निवेश किया जाता है तो उत्पादन में जो निवेश किया गया उसके कारण कितनी गुणा दर से वृद्धि हो रही है, इस बात को बताता है गुणक। मल्टीप्लिकेशन, उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है, वो किस अनुपात में हो रही है, कितने गुना हो रही है, गुणक। क्या सूत्र है? के जो है इसमें गुणक के लिए प्रयोग किया गया, MPC इसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन के लिए प्रयोग की गई है, अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के लिए, ठीक है। तो ये सूत्र याद कर लीजिए गुणक का। अब एक अगला क्वेश्चन इसी में बनाया है कि यदि MPC यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति ये दोनों इक्वल हो, बराबर हो, तो गुणक का मान क्या होगा? आपको हमने बताया था कि MPC
यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। यदि ये दोनों एक के बराबर होते हैं, इनका संबंध है, और यहां पर ये कहा गया है कि दोनों बराबर हो, अर्थात एक को 2 से भाग करोगे तब पता चलेगा कितना आएगा। 1 को 2 से जब भाग करेंगे तब आएगा 1/2, यानी 1/2 हो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन और 1/2 हो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। तभी तो 1 आएगा। 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। तो यहां पर जब हमें एमपीसी का मूल्य मालूम हो गया कि दोनों बराबर हैं, तो आधे आधे हुआ ना, तो आधा का मतलब 1/2, तो 1/2 एमपीसी हो गया और 1/2 एमपीएस हो गया। ठीक है, तो इस सूत्र में जब मान रखोगे तो K बराबर होगा 1/1 माइनस 1/2। एमपीसी का मूल्य है 1/2 आधा। ठीक है, और जब इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2/1 गुणा 2/1, उल्टा हो जाएगा। 1/2 को उल्टा कर देंगे और तो कितना आएगा 2। तो कैसे आएगा, ये दे रखा है, यानी K बराबर होता है 1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2, यानी 1 माइनस 1/2 बराबर, अब ये तो 1 अपनी जगह पे रहा और इसमें से घटाया तो ये हो गया आधा, और आधे को हमने कर दिया यहां उल्टा। ठीक है, समझ गए हम, 2/1 लिख दिया। अब इसको जो है हमने यहां काट दिया, ये 1 ऊपर वाला है और 1 माइनस 1/2 बचेगा, 1/2 को उल्टा कर दिया तो कितना आ जाएगी, है ना। 1 से 1 काट दीजिए तो यहाँ इस 1 से 1 कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, इसमें 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आधा बचेगा ना। 1 से आधा घटाया तो आधा ही बचेगा, और ये आधा हमने इसके पीछे लिख दिया। अब इसको जब यहाँ पे इस 1 के साथ गुणा करेंगे, 1 गुणा, तो ये जो ऊपर आना है इसको, तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी ये जो बटे का चिन्ह था इस सब के नीचे है, तो जैसे x, सॉरी x/1/y। ठीक है, तो जब इसको हम खोलेंगे ना तो ये हो जाएगा x गुणा y/1, ये उल्टा हो जाएगा, y/1। पहले था ये 1/5, अब हो गया y/1 उल्टा, और ये 1 से भाग करोगे इसको तो x गुणा y रहेगा, और इनके बीच में चिन्ह लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, x y ये। ठीक है, तो बात की चीजें हम बाद में इसको अलग से बताएंगे आपको, फिलहाल तो इतना ही समझ लीजिए। ये याद रखिए, दोनों में एमपीएस और एमपीसी में क्या संबंध होता है, ये 1 के बराबर होती है। 1 का मान हमें ज्ञात है, दूसरे का हम इजीली कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एमपीएस जो है 0.5 है या 0.6 है या 0.4 है, 0.4, तो 1 से घटा दो, एमपीएस का मूल्य आ जाएगा, एमपीसी का मूल्य आ जाएगा 0.6 और 0.4 इक्वल टू 1। ये तो मौखिक है ना, लेकिन बच्चों को समझने में जरा परेशानी पड़ती है। यहाँ इस सूत्र में एमपीएस हमें 0.4 दे रखा है, एमपीएस का मूल्य क्या करना है, यहाँ पे एमपीसी बराबर, अब बराबर का चिन्ह लगा दिया तो ये 1 है, 1 यहाँ जाएगा ये, और इसमें से एमपीसी का मूल्य घटा देंगे तो 1 से -4 घटाएंगे तो 0.6 आंसर आ जाएगा। इजी है, बहुत बहुत आसान है इसको करना। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, यदि
एमपीएस का मूल्य 0.3 है, तो एमपीसी का मूल्य बताइए। तो एमपीसी का मूल्य 1 माइनस 0.3 अर्थात बराबर होगा 0.7। एमपीसी इक्वल टू 0.7 होगा, दोनों का यूनिट 1। और यदि आपसे पूछा जाता है कि यदि एमपीसी का मान यदि 0.7 है तो गुणांक बताइए। चलिए, इसके बाद आ रहा है से का बाजार नियम क्या है। जेबी से, प्रोफेसर जेबी से का बाजार नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत से के बाजार नियम पर ही आधारित है। तो कम शब्दों में बता रहा हूं, से का बाजार नियम बताता है, क्या बताता है कि पूर्ति स्वतः अपनी मांग का सृजन कर लेती है। किसी वस्तु की पूर्ति स्वतः अपनी मांग का सृजन कर लेती है। ये तो छोटा क्वेश्चन है ना, और 2-3 नंबर में आ जाए तो आप ले सकते हैं कि जब कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे भी विभिन्न लागतें लगानी पड़ती हैं, उत्पादन के साथ उनको पुरस्कार देना पड़ता है। इससे पहले कि वह वस्तु की पूर्ति मार्केट में आए, उसे बहुत सारे भुगतान कर उसके द्वारा किए जा चुके होते हैं, और उसी भुगतान से लोग उस वस्तु को खरीदते हैं। ये कह रहे हैं से। समग्र है ना, पूर्ति स्वतः अपनी मांग का सृजन कर लेती है। ये से का बाजार नियम है, आप इसको पढ़ लीजिए। पूर्ति स्वतः अपनी मांग का सृजन यानी निर्माण कर लेती है। समग्र मांग के घटक तत्व बताइए। तो समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, एडी बोलेंगे इसको, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। इसके जो घटक हैं, इसके जो तत्व हैं, इसके जो कारक हैं, ऑल ओवर जितने भी होते हैं घटक, कारक, तत्व, साधन, है ना, एक ही से हैं सब। तो जो घटक हैं, इसके तत्व हैं एडी के, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। सी, समाज के द्वारा उपभोग पर किया जाने वाला व्यय। आई, विनियोग पर किया जाने वाला व्यय। जी, सरकारी व्यय, सरकार बहुत सारा खर्च करती है, आपको मालूम है। सरकारी जो व्यय है उसको हमने गवर्नमेंट के लिए है। जी जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया व्यय है, अर्थात सरकार को, आप जानते हैं, सब कुछ खरीदना पड़ता है। करोड़ों अरबों खरबों रुपया सरकार जो है ना खरीदारी करती है सरकारी पे। एक्स माइनस एम, एक्स निर्यात है, एम आयात है। एक्स से यानी निर्यात से आयात को घटा दीजिए, अगर शेष बचता है तो वो इसमें जुड़ जाएगा। ये सारे तत्व मिलकर आय होगी, ठीक है, सॉरी व्यय यानी आय होंगे जो कि उपभोग पर खर्च किया जाएगा मांग के द्वारा, ठीक है। सामाजिक व्यय, इसमें निवेश व्यय, गवर्नमेंट का व्यय, और आयातों और निर्यातों पर होने वाला अंतर जो है, ये सब क्या होता है, समग्र मांग के घटक होते हैं। तो चलिए बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उपभोग फलन लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे उपभोग फलन लिखा हुआ है C = F, और ब्रैकेट में हमने दे रखा है Y, यानी उपभोग फलन है आय का। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पर C जो है कंजप्शन है, F
फलन है और y आय का। समझ में आ गया? इसी प्रकार बचत का फलन लिखिए, S फॉर सेविंग इज इक्वल टू फलन है ब्रैकेट में y, यानी बचत आय का फलन है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से लिखिए। ऐसे ही उत्पादन में आ जाता है, उत्पादन फलन लिखिए, तो आप लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। उत्पादन को P बोलते हैं, प्रोडक्शन इज इक्वल टू फलन है उत्पादन के साधन, और उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, संगठन, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस। ठीक है, तो भूमि को कहते हैं लैंड, तो L, फिर कॉमन लगाएंगे। श्रम को पूंजी को बोलेंगे K, है ना? तो यहां पे उत्पादन के साधन लिख देंगे Y की जगह, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, तो इनके अक्षर। ठीक है, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी उपभोग और आय का अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। जैसे किसी की आय 10,000 रुपए और वह 8,000 रुपए उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो ये सूत्र दे रखा है ABC, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन, अर्थात ABC का अर्थ हुआ औसत उपभोग प्रवृत्ति, बराबर होता है C अपॉन Y, यानी कितना हम उपभोग कर रहे हैं और कितनी हमारी आय है। तो C माने उपभोग यानी 8,000 रुपए, और Y कितनी है? 10,000, तो बटे 10,000 यानी 8/10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, अर्थात 4/5 औसत उपभोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? बचत और आय का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति होती है। इसको लिखेंगे ABS, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन को लिखा है ABS, ये बराबर होता है S अपॉन Y, अर्थात हमने आय कितनी थी भाई? 10,000, खर्च कितना करते, उपभोग कितना किया? 8,000, बचाया कितना? 2,000, तो S बराबर 2,000, Y बराबर 10,000, तो 2,000 बटे 10,000 यानी 1/5, 2 × 2, 2 × 10, 1/5 आंसर। ठीक है, आप याद रखिए, आपके आय 10,000 है, आप 8,000 रुपए उपभोग कर रहे हैं, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति होगी 8,000 बटे 10,000, और यदि आप 2,000 रुपए बचा रहे हैं तो आपकी औसत बचत प्रवृत्ति होगी 2,000 बटे 10,000, काट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए, आय में परिवर्तन जब होता है तो उपभोग में भी परिवर्तन होता है। मान लीजिए 10,000 से बढ़कर आय 12,000 हो जाती, तो कितनी बढ़ गई? 2,000। हमारा उपभोक्ता 8,000 बढ़ के हो गया 9,000, कितना बढ़ा? 1,000। तो आय में कितना परिवर्तन हुआ और उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ? परिवर्तन के लिए यानी कि अनुपातिक परिवर्तन के लिए हम डेल्टा का प्रयोग करते हैं। सूत्र यहां लिखा हुआ है, ये MPC बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ वहां लिख दीजिए डेल्टा C, आय में कितना परिवर्तन हुआ डेल्टा Y, और दोनों का अनुपात निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? MPC अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई बड़ा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है सीमांत बचत प्रवृत्ति। इसी प्रकार से ना, जैसे हमने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को क्या किया, वैसे ही हम सीमांत बचत प्रवृत्ति को, देखिए यहाँ पे लिखा
NPS बराबर होता है डेल्टा S बटे डेल्टा Y। यहां पर NPS क्या है? सीमांत यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, सीमांत बचत प्रवृत्ति। S फॉर बचत, P माने प्रोपेंसिटी है ना, अर्थात प्रवृत्ति, और M मार्जिनल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, ये इक्वल होगा डेल्टा S बटे डेल्टा Y, यानी बचत में होने वाला परिवर्तन, आय में होने वाला परिवर्तन। हमने 10,000 आय थी, हमने कहा 12,000 हो गई, 2,000 बढ़ गई, आय में परिवर्तन 2,000। हमने कहा कि हमारा उपभोग जो है 8,000 से बढ़कर 9,000 हो गया, कितना बढ़ गया? 1,000। बचत में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 9,000 हो गया ना, तो 3,000 रुपए बचत हो गई, तो 3,000 बटे 12,000, है ना? ठीक है बेटा। तो यहाँ पे वो एमपीसी में लिखा डेल्टा जो है अनुपातिक परिवर्तन के लिए, सी उपभोग के लिए, और वाई आय के लिए। उस सूत्र में यहां लिखा है एनपीसी बराबर होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो वहां पे प्रयुक्त किए जाएंगे। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एस है सेविंग के लिए, वाई है बचत के लिए, डेल्टा है परिवर्तन के लिए, अनुपातिक परिवर्तन के लिए, और एमपीसी क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति के लिए प्रयोग में लाएगा, ये लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति अर्थात एमपीएस में क्या संबंध होता है? दोनों एक के बराबर होते हैं। एक का मान मालूम हो, दूसरे को ज्ञात कर। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.3 है तो 1 से घटा दोगे तो औसत यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपको मिल जाएगी। यदि हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.3 है तो 1 माइनस 0.3, तो 1.0 लिखिए और माइनस है ना 0.3 लिखिए, तो आंसर आएगा, जब घटाओगे कितना आएगा? 0.7 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। बहुत आसान है, ये हमने बता दिया। और क्वेश्चन नंबर है हमारा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग कितना होता है? 1 के बराबर होता है, यही इनका संबंध है। और ये सूत्र हमने लिखा है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा क्वेश्चन आ जाता है, अंकित क्वेश्चन आ जाता है। यदि एमपीसी का मान 0.75 हो तो एमपीएस का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 से घटा देंगे 0.75 को, तो 0.25 मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति आ जाएगी। अब ये है क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्ण मांग के 2 निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है समग्र मांग फलन, ठीक है, और दूसरा है समग्र पूर्ति फलन। एक को कहते हैं एडीएफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, दूसरे को कहते हैं एएसएफ यानी एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। तो ये आज के हमारे आय निर्धारण से संबंधित कुछ लघुत्तरीय प्रश्न थे। आपसे एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम आपको सबको याद होगा, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड मनी। तो इस पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, इसका प्रकाशन बस याद कर लीजिए एग्जाम्स की दृष्टि से मैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों, ठीक है, नमस्कार, बाय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।